इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्या खुशखबरी है, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक तो आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर खुशखबरी जो आई उसके बारे में बात करूंगा, और उसके अलावा रिजल्ट के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन है वो कौन से फॉर्मूले से किया जाएगा, आपके जो मार्क्स है वो कौन से फॉर्मूले से निकाले जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट होगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी खुशखबरी को लेकर, और उसके बाद बात करूंगा इसका रिजल्ट कब तक आएगा, और उसके बाद मैं आपके बात करूंगा इसमें आपके जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस तरह से किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में किसे फ़ायदा होता है किसे नुकसान होता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो खुशखबरी पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था, इसमें पदों में वृद्धि की जा सकती है, उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आकर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी अभी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, गुड न्यूज, पशु परिचर भर्ती में 499 पद जोड़े जाने हैं। अब ये 499 पद जो ऐड किए जाएंगे वो कौन सी कैटेगरी में कितने ऐड किए जाएंगे वो जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तभी पता चलेगा, और वो नोटिस जैसे ही जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो पशु परिचर भर्ती परीक्षा में 499 पद जोड़े जाने हैं। अब इस परीक्षा के माध्यम से टोटल 6433 पदों पर नियुक्ति होगी, यानी कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा में आपके 499 पद और ऐड कर दिए गए, जिससे कि अब आपके 6433 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। अब मैं आपको बता देता हूं पहले तो इसके रिजल्ट के बारे में, और उसके बाद मैं पहले बताऊंगा पहले जो पद थे उसमें कौन सी कैटेगरी में कितने थे, और जो ये 499 पद है ये इसमें से जनरल में कितने ऐड होंगे, ओबीसी में कितने जाएंगे, एससी में कितने जाएंगे, एसटी में कितने जाएंगे, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। और वो जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो मैं आपको सभी कैटेगरी वाइज बता दूंगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद ऐड हुए हैं। फिलहाल मैं आपको रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट के बारे में जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने फरवरी के पहले सप्ताह में बता दिया था कि इसका रिजल्ट उनका प्लान है मार्च के सेकंड सप्ताह, यानी कि 10 मार्च तक उनका प्लान है इसका रिजल्ट निकालने का। लेकिन अब जब तक ये संशोधित वर्गीकरण जारी नहीं करेंगे उससे पहले तो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे, यानी कि पहले अब नोटिफिकेशन आएगा 499 पद जो ऐड किए गए उसका, और उसके बाद ही रिजल्ट का प्रोसेस है वो शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पहले इसमें कितने पद थे। तो पहले इसमें 5934 पद थे। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 5934 में से पहले इसमें नॉन टीएसपी के थे 5281 पद, और टीएसपी में आपके थे 653 पद। अब जो आपके नए पद ऐड होंगे आपके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, इसमें आपके 499 पद ऐड हो रहे हैं। तो उसमें से टीएसपी में कितने जाएंगे, नॉन टीएसपी में कितने जाएंगे, वो तो जब पदों का वर्गीकरण आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इन कैटेगरी में कितने पद है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नॉन टीएसपी में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जनरल के 1334 पद है। कितने पद है? 1334। अब देखते हैं कितने पद और इसमें ऐड होकर ये 1334 का आंकड़ा कहाँ तक जाता है। जनरल में सामान्य महिला के 381 पद हैं, विधवा के 152 पद है, परित्यक्ता के 38 पद है। ये तो आपके पहले वाले पद है। अब इसमें और ऐड होंगे तो किसी में ज़्यादा होंगे तो किसी में उतने ही रहेंगे, वो जब वर्गीकरण आएगा तभी पता चलेगा। एससी कैटेगरी की बात करें यानी कि अनुसूचित जाति की, तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल के 586 पद हैं। अब ये 586 से बढ़कर कितने होंगे वो हमें पदों का वर्गीकरण आएगा तभी पता चलेगा। इसमें सामान्य महिला के 168 पद है, विधवा के 67 पद है, और परित्यक्ता के 16 पद हैं। इसके बाद आपकी कैटेगरी आती है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 440 पद हैं, सामान्य महिला के 126 पद हैं, विधवा के 50 पद हैं, परित्यक्ता के 12 पद हैं। अब तक के पद मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ वृद्धि भी हो रही है, 499 पदों की वृद्धि हो रही है। अब वो कौन सी कैटेगरी में कितने वो तो हमें बाद ही पता चलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 769 पद है, सामान्य महिला के 220 पद है, विधवा के 88 पद है, परित्यक्ता के 21 पद है। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 185 पद है, सामान्य महिला के 52 पद है, विधवा के 21 पद है, परित्यक्ता के 5 पद हैं। इसके बाद आपके आते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 369 पद है, सामान्य महिला के 106 पद हैं, विधवा के 42 पद हैं, परित्यक्ता के 10 पद हैं। 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 17 पद हैं, सामान्य महिला के 5 पद हैं, विधवा का 1 पद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के
कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कितने पद थे। तो विशेष योग्यजन में आप देख सकते हैं बीएलबी कैटेगरी में 53, एचआई में 53, एलडीसीपी में 53, एमआईएसएलडी में 52 पद हैं। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक की बात करें एक्स सर्विसमैन में, तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 239, एससी में 105, एसटी में 89, ओबीसी में 138, एमबीसी में 33, ईडब्ल्यूएस में 66 और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 105 पद है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ टीएसपी के, कि टीएसपी में पहले कितने थे और अब जो 499 पद बढ़ेंगे उनमें से कितने पद टीएसपी में जाएंगे, वो भी आपका पदों का वर्गीकरण आएगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल टीएसपी में आपके टोटल 653 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल में 230 पद हैं, सामान्य महिला में आप देख सकते हैं 66 पद हैं, विधवा के 26 पद हैं, परित्यक्ता में 6 पद हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 23 पद हैं, सामान्य महिला के 7 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल के 206 पद हैं, सामान्य महिला के 59 पद हैं, विधवा के 23 पद हैं, परित्यक्ता का 5 पद है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं विशेष योग्यजन में आपके बीएलबी कैटेगरी में 7 पद हैं, एचआई में 7 हैं, एलडीसीपी में 6 पद हैं, एमआईएसएलडी में भी 6 पद हैं। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 41 पद हैं, एससी कैटेगरी में 4 पद हैं, एसटी कैटेगरी में 36 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 13 पद है। ये तो आपका था पदों का वर्गीकरण। लेकिन आपका इस बार नॉर्मलाइजेशन वाला जो है वो क्या रहने वाला है सीन, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पदों में वर्गीकरण के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। 499 पदों में भर्ती की जाएगी। कौन सी कैटेगरी में कितने पद ऐड होंगे वो जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जिस तरह से सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th का रिजल्ट आया था तो आप सभी ने देखा था नॉर्मलाइजेशन में बहुत स्टूडेंट की कुछ शिफ्टों को फायदा हुआ था, कुछ शिफ्टों को नुकसान हुआ था। सीईटी ग्रेजुएशन में एक शिफ्ट को 18 नंबर का फायदा हुआ तो एक शिफ्ट को 10 नंबर का नुकसान हुआ है। अब आगामी एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन को हटाने के लिए ये प्रोसेस रखा है कि हम जितनी कोशिश करेंगे एक ही शिफ्ट में एग्जाम आयोजित हो, ताकि ये नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन पशु परिचर भर्ती परीक्षा आपको मालूम है 6 चरणों में आयोजित हुई थी। 1, 2 और 3 दिसंबर को 2-2 शिफ्ट में हुई थी। टोटल आपके ये 6 चरण में एग्जाम आयोजित किए गए थे। तो 6 चरण में एग्जाम आयोजित किया गया तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन वाला वही फॉर्मूला रहने वाला है जो आपके सीईटी में है, जो कि आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, यही रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। लेकिन इसमें मार्क्स का फॉर्मूला है वो सीईटी वाला नहीं रहने वाला, उसमें थोड़ा चेंज होगा। वो क्यों, क्या होगा, क्यों होगा, उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले नॉर्मलाइजेशन में मैं बता देता हूँ, एम और सिग्मा की जो वैल्यू है वो तो आपके सभी 6 की 6 चरणों में सेम रहेगी। वैल्यू बदलेगी एम आई और सिग्मा आई। अब किसको फायदा होगा तो मैं आपको बता देता हूं, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप देखना एम आई की वैल्यू जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा होगी उस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। चाहे आप सीईटी का या सीईटी ग्रेजुएशन या 12 दोनों का नॉर्मलाइजेशन का स्केल का फॉर्मूला देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा पूरा। और एम आई की वैल्यू जिस शिफ्ट में सबसे कम रहेगी उस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ये नॉर्मलाइजेशन का जब रिजल्ट आएगा तब आप पता कर सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट को फायदा हुआ, कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ। लेकिन कितने नंबरों का फायदा हुआ, कितने नंबरों का नुकसान हुआ, वो जब आपका रिजल्ट जारी होगा मैं आपको विस्तार से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। क्योंकि मैंने आपको सीईटी ग्रेजुएशन का भी बताया, स्कोर कार्ड आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट के कितने नंबर बढ़े, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे। ठीक इसी तरह मैंने आपको सीईटी 12th के भी स्कोर कार्ड जारी होने से पहले ही बताए थे कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े और कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे। और स्कोर कार्ड के बाद हूबहू वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। तो पशु परिचर भर्ती परीक्षा का भी जब रिजल्ट जारी होगा तब आपको स्कोर कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, तब आपको मैं रिजल्ट जारी होने पर बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को कितने नंबर का फायदा हुआ और कौन सी शिफ्ट को कितने नंबर का नुकसान हुआ है। ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी एकदम सटीक जानकारी दी जाती है। तो ये तो आपका नॉर्मलाइजेशन स्केल फॉर्मूला वो है। अब आपको मार्क्स का फॉर्मूला इस बार आपको देखने को जो मिलेगा पशु परिचर में वो सीईटी से अलग होगा, क्योंकि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, लेकिन पशु परिचर में आपके नेगेटिव मार्किंग थी। तो पशु परिचर में जैसा कि आप सभी को मालूम है पेपर में आपके 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था, यानी कि आपके 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर का पेपर था। नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी, और अगर किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भर रहे हो तो उसमें आपका 1/3 नंबर कटेगा। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं जो यहाँ 1/4 है यहाँ पर ये नेगेटिव का है
और ये 1/3 जो दे रखा है ये आपका किसी भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरने पर। अब वो तो आपको रूल मालूम ही होगा, अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि पशु परीक्षण में 150 क्वेश्चन थे, अगर आपने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर आपको मैं बता देता हूँ कि पशु परीक्षण में जैसे कि मैंने मान लिया कि मैंने 100 क्वेश्चन सही किए, फिलहाल मैं यही मान रहा हूँ कि मेरी शिफ्ट के सभी क्वेश्चन है वो वैलिड है, यानी कि एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर डिलीट होगा तो उसके नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बांट दिए जाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं, वो की फैक्टर के फॉर्मूले से बढ़ते हैं, यानी कि जो आपको स्क्रीन पर ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले के माध्यम से बढ़ते हैं। तो वो कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर आपका 150 नंबर का होता है तो यहाँ आप 150 लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन पर्टिकुलर सेक्शन, यहाँ पर भी आप 150 लिखोगे, क्योंकि यहाँ सेक्शन वाइज करो या सभी एक साथ करो ज़्यादा फर्क नहीं आता है। फिर यहाँ नंबर ऑफ वैलिड इक्वेशन, अब अगर आपकी शिफ्ट में सभी क्वेश्चन सही है, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं है, वो तो हमें रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा, तब तो मैं यहाँ 150 लिख लूँगा, तो यहाँ से की फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब अगर मेरे क्वेश्चन 2 डिलीट होते हैं तो यहाँ मैं 150 की जगह 148 लिखूंगा, क्योंकि वैलिड क्वेश्चन तो 148 से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए। तब मेरी जो की फैक्टर की वैल्यू आएगी वो 1 दशमलव कुछ आएगी, यानी कि 1 से थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो वो जो ज़्यादा वैल्यू आई है वो जो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए उनके मार्क्स बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर बांटे और उसके रूप में आपके सामने पेश हुए हैं। उसके बाद आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि मैंने माना की फैक्टर की वैल्यू 1 है, 100 क्वेश्चन सही हुए हैं और 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो WQ की जगह 20 लिख लिया, की फैक्टर की वैल्यू 1 आई, 4 लिख लिया, और मैंने कहा मैंने सभी गोले भरे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें गोला नहीं छुड़ा, तब तो ये मेरा पूरा पार्ट सॉल्व करने की जरूरत मिली नहीं, क्योंकि 0 आ जाएगा। जब मैं नॉट अटैम्प्ट में 0 लिखूंगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा 95 वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आपको भी अपना स्कोर कार्ड निकालना है। स्कोर कार्ड जब रिजल्ट आएगा तब आपको इस तरह से निकालने के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन में जो XIJ दे रखा था वहाँ आपको अपना स्कोर कार्ड लिखना होता है। MI की वैल्यू, सिग्मा आई की वैल्यू सभी शिफ्ट के लिए अलग अलग होती है, पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। MI की वैल्यू जितनी ज़्यादा जिस शिफ्ट में होगी उसे उतना ही नुकसान होगा, और MI की वैल्यू जितनी कम जिस शिफ्ट में होगी उसे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। सिग्मा और M की वैल्यू सभी 6 की 6 चरणों के लिए एक समान है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और वो वैल्यू रिजल्ट आने पे ही आपको पता चलेगी। तो ये थी आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 150 में से आपकी कौन सी कैटेगरी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि मैं आपके लिए रिजल्ट से पहले एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास नॉर्मलाइजेशन की जो स्कीम रखी है वो क्या है वो विस्तार से समझ सके, और पदों में वर्दी का वर्गीकरण है वो जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। 499 पद है, कौन सी कैटेगरी में कितने पद ऐड किए गए हैं। और अगर आगामी एग्जाम के लिए आपको भी अगर RPSC के PYQ की सीरीज देखनी है तो हमारे YouTube चैनल पर, तो डेली आपको मॉर्निंग में 11:30 बजे इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलती है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और उनकी PDF आंसर के साथ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद आपको कम्युनिटी पोस्ट पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी।